तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है बिहारी ऑनलाइन एजुकेटर पे। दोस्तों बेसिकली आज के क्लास में जो है हम लोग हिस्ट्री का बेसिक क्लास देखेंगे। सॉरी दोस्तों, सॉरी इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लास देखेंगे। जो मेरे भाई इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं, बिहार बोर्ड से हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें। इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास आज हम लेंगे, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि बिहार बोर्ड में हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का टीचर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और कोई पढ़ाता भी है तो वहीं रटा रटाया हुआ पढ़ाता है। तो आज हम थोड़ा आपको अच्छे से बताने का काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में हर चैप्टर का वीडियो मैं बनाऊँगा, ठीक है। अगर आर्ट्स लिए हुए हैं आप, किसी भी बोर्ड से हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो बेसिक क्लास है। सबसे पहले समझते हैं हम अर्थशास्त्र होता क्या है, ठीक है। चूंकि आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र। चूंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम लोग अर्थशास्त्र ही समझेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे। तो ये अर्थशास्त्र जो है ना, ये अर्थशास्त्र ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। क्या अर्थशास्त्र को जब दो भागों में बांटोगे तो एक निकलेगा अर्थ और प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विषय। यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं, जब अर्थशास्त्र को जब हम तोड़ेंगे तो हमको निकलेगा इस प्रकार से कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विषय है। क्या है? धन का विषय है। एक डेफिनेशन छोटा सा हो गया। अगर कोई हमसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र धन का विषय है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो धन से संबंधित होगा, ठीक है। रुपया पैसा से संबंधित चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसमें जितने भी चीज़ पढ़ने वाले हैं वो सब का संबंध धन से ही है। हर चीज़ में कीमत आएगा, हर चीज़ में जो है पैसा आएगा, रुपया आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, इसका संबंध कीमत से ही है, ठीक है। तो आप समझ गए अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र धन का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र को हम धन का विषय कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। धन से संबंधित विषयों को हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, यानी कि जितना चीज़ है धन से रिलेशन है उसका, उसको हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। जैसे कि आज से पहले जो भी घटनाएं घटी है उसको हम इतिहास में पढ़ते हैं, वैसे ही धन से संबंधित चीज़ों को हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक नोट्स है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये एडम स्मिथ कौन है भैया? तो दोस्तों ये एडम स्मिथ जो है एक अर्थशास्त्री है, ठीक है। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है। क्या थे? अर्थशास्त्री, यानी कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के विद्वान थे। अर्थशास्त्र के विद्वान को अर्थशास्त्री कहते हैं। इन्होंने 1776 ईस्वी में, कब? 1776 ईस्वी में एक पुस्तक निकाला। कौन सा पुस्तक था? वेल्थ ऑफ नेशन। एक पुस्तक निकाला जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, और इस पुस्तक में पूरी दुनिया की यह बात बताया कि ये जो पैसा रुपये का लेन देन चलता है, हम सामान बनाते हैं, सामान बेचते हैं, उसमें फ़ायदा लेते हैं, तो कोई कस्टमर जो है वो कम दाम पर मतलब सामान खरीदना चाहता है, तो कोई जो बेचने वाला है वो अधिक दाम पर बेचना चाहता है। इस सब का एक नियम होता है। इस सब को हम एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं। और उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिख करके जो है इकोनॉमिक्स से, यानी कि अर्थशास्त्र से पूरी दुनिया को परिचित कराया था। इसलिए इनको जो है अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसी कारण इनको पिता कहा जाता है। और इन्होंने पुस्तक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था। कब लिखा था? 1776 ईस्वी में। और इसी कारण जो इनको जो है पिता कहा गया, क्योंकि पहली बार पूरी दुनिया को परिचित कराया अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में। इसके अलावा आपके मन में एक डाउट होगा, उस डाउट को मैं निकाल देता हूँ। आपको लगता होगा कि अर्थशास्त्र के पिता चाणक्य है। किसको किसको लगता है भाई? बहुत सारे लोगों को लगता होगा, मुझे भी लगता था, ठीक है। क्योंकि हमने 9th 10th में रटा हुआ है कि अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य हैं। ये चाणक्य कौन है आपको मालूम है? ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु थे, ठीक है। और इनको जो हम इतिहास में पढ़ेंगे, ये जो है इनका संबंध अर्थशास्त्र में नहीं है। तो अपने मन में ये चीज़ मत पालो। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो है चाणक्य है, ना कि अर्थशास्त्र के पिता। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो वो है एडम स्मिथ जी है, ठीक है। एडम स्मिथ जो है वो क्या परिभाषा दी है अर्थशास्त्र का? तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। धन नहीं है दोस्तों, धन है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये किसने कहा? तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये विज्ञान कहाँ से आ गया? ऊपर आपने बताया विषय है, और विषय है, ठीक है, मान लिया, लेकिन विज्ञान ये कैसे हो गया? तो हमने तो आर्ट्स लिया है। क्या लिया है? आर्ट्स। तो आर्ट्स में हम विज्ञान कहाँ से पढ़ेंगे भैया? अगर ये विज्ञान रहता, अर्थशास्त्र यदि धन का विज्ञान रहता तो विज्ञान वाले पढ़ते हैं। कैसे है विज्ञान भैया?
तो इसका कारण है, विज्ञान का मतलब क्या होता है ये बताइए। विज्ञान जो है किसी भी चीज़ के पीछे का कारण बताता है। यानी कि मान लीजिए छुई मुई का पत्ता है, उसे हमने छुआ तो मुरझा गया, तो उसके मुरझाने के पीछे का बहुत सारा साइंस होगा क्योंकि हमने उसे छुआ, ठीक है। वैसे ही अर्थशास्त्र में कुछ भी होता है अर्थव्यवस्था में हमारे, ठीक है, महंगाई बढ़ता है, मंदी बढ़ता है, किसी वस्तु का दाम बढ़ता है, किसी वस्तु का दाम घटता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। तो यहाँ भी विज्ञान वाला फॉर्मूला लागू हुआ, इसी अर्थशास्त्र को हम विज्ञान भी कहते हैं। और यही जो है इसी कारण अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आपसे पूछ देगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ जी का है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने मैं लाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बात ये है सॉरी दोस्तों, कि समय था 1933 ईस्वी, ठीक है, 1933 में अर्थशास्त्री थे। अभी मैंने बताया अर्थशास्त्र के जो विद्वान होते थे उनको अर्थशास्त्री कहते थे, जिसका नाम था रेगनर फ्रीस। क्या था? रेगनर फ्रीस। उन्होंने 1933 ईस्वी में क्या किया, ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये जो अर्थशास्त्र, उसको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? तो दो भागों में, यानी कि अर्थशास्त्र को दो भागों में काट कर दिया कि भैया जो अर्थशास्त्र जो हम लोग विषय है उसको दो भागों में पढ़ेंगे। जैसे विज्ञान में बहुत सारे भाग है ना, भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ठीक है, वैसे ही उन्होंने जो है अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। पहला को कहा व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरों का कहा समष्टि अर्थशास्त्र। ये जो व्यष्टि और समष्टि आप देख रहे हैं ये जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। क्या, सबसे पहले सुनिए, 1933 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रेगनर फ्रीस। उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। क्यों भागा भैया? इन्होंने कहा कि हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक का नाम रहेगा व्यष्टि और एक का नाम रहेगा समष्टि। अब दोनों में अलग अलग चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये व्यष्टि समष्टि जो दिख रहा है वो भाषा है जर्मन भाषा का, जर्मन शब्द है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो व्यष्टि है उसका मतलब होता है छोटा और ये जो समष्टि है उसका मतलब होता है बड़ा। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी कि अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था से जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं उनको हम पढ़ेंगे व्यष्टि में, क्योंकि व्यष्टि का मतलब होता है छोटा। और जो बड़े चीज़ों का अध्ययन है उसको, जैसे रोजगार हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, इसको हम पढ़ेंगे समष्टि में, क्योंकि समष्टि का मतलब होता है बड़ा। सिंपली ऐसे ही इन्होंने दो भागों में बांट दिया। किसने? तो रेगनर फ्रीस ने। रेगनर फ्रीस, इसका नाम है फ्रीस। फिश का मतलब क्या होता है? मछली। तो मछली की तरह दो भागों में काट दिए अर्थशास्त्र को। एक तो एगो पीस हो गया छोटा और एक हो गया बड़ा। छोटा वाला को हम क्या कहें? तो छोटा वाला को हम कहें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र, और बड़ा वाला कहें समष्टि अर्थशास्त्र। छोटा वाला में क्या होता है? तो छोटा वाला में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन करेंगे। बड़ा वाला में क्या? तो बड़ा वाला में बड़े बड़े भागों का अध्ययन करेंगे। सिंपली डिफिनेशन है, इसको आपको माइंड में टेकअप करके रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो बांटा गया था, तो वो बांटा गया था विश्लेषण या की दृष्टि से, ठीक है, विश्लेषण या अध्ययन की दृष्टि से, कि भैया आसान हो जाएगा, एगो में छोट पढ़ल जाइए, एगो में बड़ पढ़ल जाइए, एकदम आसान हो जाए, ठीक बा। तो वही ला बांट दिला, के बटले रहे तो बेस्टी अपने रेगनर फ्रीस भैया बटले रहला, ठीक बा। तो यहाँ लिख ले बानी व्यष्टि, लेकिन तनी समझिए लो कि व्यष्टि है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, मैंने पहले ही बताया। और समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े भागों का अध्ययन किया जाता है। अभी आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल घबराइए मत। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा जब हम बुक पढ़ेंगे, ये तो बेसिक क्लास ले रहे हैं, तो उसमें जो है एकदम आपके चीर फाड़ के ऑपरेशन करके मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि व्यष्टि में छोटे और समष्टि में बड़ी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सबको नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि एक एक पॉइंट से प्रश्न आते हैं। चूँकि आप बिहार बोर्ड से हैं, समझे, यहाँ 100 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा घुमा कर देता है, ठीक है। तो होशियारी में रहो, कायदा में रहो, फ़ायदा में रहो। नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था। क्या है भैया? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यही हमारा टॉपिक है। अब बता सकते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? चलिए, ये है मेरा बिहार। बिहार में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग रोज़गार करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई आईएएस अफसर है, कोई डीएम है, तो कोई एसडीएम है, कोई टीचर है, कोई दुकान खुला हुआ है। सभी लोग आते हैं, सभी लोग खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, ठीक है। और पैसा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है। तो ये जो बिहार है ना, बिहार के अंदर जितना भी ये सब आर्थिक क्रिया हो रहा है उस सब को जब हम जोड़ देंगे, सभी लोगों के काम धाम को जोड़ देंगे, तो एक बन जाएगा क्या? तो अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था। वैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था, वैसे ही अलग अलग राज्यों की, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था,
अमेरिका की अर्थव्यवस्था ऐसे ही अर्थव्यवस्था बनता है। यानी कि अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन इस प्रकार हो जाएगा, अर्थव्यवस्था उस संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं जहां आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ठीक है, आर्थिक क्रिया का होला भैया, बताई तनी बढ़िया से, चलिए बताओ तनी। आर्थिक क्रिया की अगर बात कर जाए लोगों के, तो जब कोई व्यक्ति अपने जीव का पार्जन यानी कि अपनी जीव को चलाने के लिए, अपने मतलब जीने के लिए, अपने खर्चा को चलाने के लिए जो है कोई भी काम करता है, सॉरी दोस्तों इधर आएंगे, बहुत लंबा आ गया है तो जो कोई भी काम करता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी कि मेरे पापा जी जो है दुकान किरान किए हुए हैं, तो वे आर्थिक क्रिया के लिए दुकान खुले हुए हैं। हो सकता है आपके पिताजी डॉक्टर हो, किसी के पिताजी मजदूर हो, किसी के पिताजी किसान हो, यानी कि सब कोई कुछ ना कुछ काम करता है। तो अगर कोई हम काम करते हैं उससे हमको कुछ आय प्राप्त होता है, तो उसी कामों को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिससे आय प्राप्त होता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसा कि खेती करना, व्यापार करना, मजदूरी करना, सब क्या है, आर्थिक क्रिया ही तो है। ठीक है, अब देखिए हमने समझ लिया। तो आर्थिक क्रिया अर्थव्यवस्था में जो है ना, आर्थिक क्रिया को हम लोग जो है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 3 भागों में बांट देते हैं। पहलका हमारा होता है क्या, तो पहलका हमारा होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक या सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम रखेंगे कृषि को, प्राकृतिक को और खनन और जंगल से वस्तुओं को इकट्ठा करना को। दूसरे के में रखेंगे उद्योग धंधों को, यानी कि जहाँ वस्तु बनते हैं। तीसरे में रखेंगे यातायात, संचार, व्यापार को। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं समझिए ध्यान से, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जिसका संबंध जो है कृषि से हो ना, उसको आप कहिएगा प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दे देगा कि कृषि, ऑप्शन बी में दे देगा व्यापार करना, ऑप्शन सी में दे देगा यातायात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था, आप मारिएगा कृषि। यानी कि देखिएगा प्राकृतिक से संबंधित अगर चीज़ है ना तो प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में जैसे कि किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, ठीक है, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा उद्योग धंधे। तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा यातायात, संचार, व्यापार, चिकित्सक, यानी कि जहाँ सेवा का काम हो रहा हो। ठीक है, उसे हम बोलेंगे तृतीय। और सेवा के अंतर्गत व्यापार आता है। तो कुछ लोगों को लगता है व्यापार तो उद्योग धंधा में आएगा, नहीं भैया, व्यापार हम जो है फैक्ट्री से सामान ला रहे हैं और उसको आपको बेच रहे हैं, आपके पास लाकर सेवा दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ मार्जिन ले रहे हैं। इसलिए व्यापार को जो है हम लोग द्वितीय क्षेत्र में नहीं बल्कि तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर करिए। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के मॉडल। यानी कि अर्थव्यवस्था तो हम समझ गए कि भैया एगो जगह बांगा, बहुत सारा लोग रहेला। ठीक है, बहुत सारा लोग अलग अलग काम करेला। ठीक बा, उस सबके मिला देला ना तो एगो अर्थव्यवस्था बन जाला। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता कि अर्थव्यवस्था के चलावल केंगा जाला भैया। तो चलावे के 3 गो मॉडल बा भैया। कय गो, तो ई का हो गया भैया, सॉरी दोस्तों, सॉरी ये क्या हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था के चलावे ला 3 गो मॉडल बा। पहिलका मॉडल है, तो पहिलका मॉडल है पूंजीवादी मॉडल, दूसरी का समाजवादी मॉडल, तीसरी का मिश्रित मॉडल। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, ये है अमेरिका, ठीक है, ये है रसिया और ये है अपना भारत। मान के चलना है, ऐसा तो भारत है नहीं। ये है अमेरिका, ये बन जा, ये है रसिया, आर बन जा, ये है अपना आई इंडिया। ठीक है, तो अमेरिका में ई कहा गया है कि भैया अमेरिका में जितना भी लोग हैं ना वो अपना मन से कुछ का कुछ भी कर सकता है। सरकार किसी को नौकरी नहीं देगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार सिर्फ सैनिक रखेगी, बाकी सारा काम लोग आप ही लोग करिए। यानी कि कोई ट्रेन भी चला सकता है, कोई हेलीकॉप्टर भी चला सकता है। यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में जो है ट्रेन आप नहीं चला सकते हैं, ट्रेन जो है सिर्फ सरकार चला सकता है। ठीक है, हमारे इंडिया में जो है ये हमारा जो इसरो है, जो चंद्रयान 3 गया है, तो चांद पर मिशन जो है सिर्फ हमारे देश का सरकारी एजेंसी ही भेज सकता है। अडानी अंबानी नहीं भेज सकते हैं, हम और आप नहीं भेज सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये अमेरिका में कोई भी भेज सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्राइवेट लोग भी जो है अपना अपना प्लेन भेजता है, अपना अपना मिशन भेजता है। कहाँ पे, तो आसमान में। तो ये जो अमेरिका में कुछ भी जो है सरकार के हाथ में नहीं है, सारा काम जो है लोग अपने से करता है। यहाँ कुछ भी सरकारी नौकरी वहाँ है ही नहीं, सब चीज़ जो है प्राइवेट है। ठीक है, लेकिन रसिया की बात किया जाए तो रसिया में कुछ भी प्राइवेट नहीं है, सब सरकार ही रेल चलाता है, सरकार ही दुकान करवाता है लोगों से, सरकार ही जो है उद्योग धंधे लगाता है, सरकार ही वस्तुओं को उत्पादन करता है। सब चीज़ सरकार करेगा और जो उसे बेनिफिट होगा उसे लोक कल्याण में लगाएगा। ठीक है, ये क्या है, तो ये मॉडल है समाजवादी मॉडल, जो कि है रसिया के पास। अब पहला जो है ये था कौन सा मॉडल, तो ये था अपना पूंजीवादी मॉडल जो कि अमेरिका का है, और दूसरा है समाजवादी मॉडल जो कि रसिया में है, और तीसरा
भारत कहा कि पहिलका ले रहे हैं अमेरिका वाला यानी कि पूंजीवादी, तो भैया सब कोई अगर अपना अपन काम शुरू कर देगा तो जो पिछड़ा हुआ लोग है उसके पास तो पूंजी भी नहीं करेगा तो क्या विकास करेगा भैया। ठीक है। और बी नंबर जो है रूस वाला जो है, तो ये कहा गया कि रूस में जो है ये कहा जाता है कि सभी लोगों को जो सरकार सभी चीज़ों को चलाएंगे, तो अगर ऐसा हो तो जो लोग लुच्चड़ है, जो लुच्चड़ बेरोजगार है, जो मतलब काम करना नहीं चाहते हैं, उनको भी उतना उतना ही देखना पड़ेगा जितना एक योग्य व्यक्तियों को। तो ये भी उतना अच्छा नहीं था। भारत ने कहा कि हम दोनों चीज़ों को जो है ना, दोनों जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था है, दोनों के अच्छे गुणों को लेकर के मिला के मिश्रित बनाएंगे। और वही जो हम लोग का क्या है, तो हम लोग का है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि हमारे यहाँ जो है सरकार ट्रेन चलाती है, इसरो मिसाइल भेजता है, लेकिन इसके अलावा हम लोग उद्योग धंधे भी लगा सकते हैं। हम लोग कुछ चीज़ में कुछ चीज़ जो है सरकार करता है, कुछ चीज़ लोग निजी वाले करते हैं। लेकिन अभी जो है मोदी सरकार आई हुई है, मोदी सरकार जो है कुछ रेलवे का प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण कर रही है, यानी कि प्राइवेट के निजी हाथों में बेच रही है, यानी कि उसको जो है अमेरिका की राह पर चला रही है। इसका विरोध भी करना चाहिए, हम भी करते हैं, आप भी करिए। ये गलत स्टेप है क्योंकि हमारे देश जो है मिश्रित है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है सरकार के हाथ में भी है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ सरकारी ट्रेन में आपको कोई काम करना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा। ट्रेन में काम करने वाले को सरकारी नौकरी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सरकार वाला काम ही है, सरकारी नौकरी के अंतर्गत ट्रेन में नौकरी आता है। लेकिन जो अमेरिका है ना, तो अमेरिका में जो है कोई जैसे कि अलग अलग ट्रेन चलता है, अलग अलग लोग ट्रेन चलवाते हैं, तो उसमें जो है ट्रेन में नौकरी करिएगा तो वो जो है प्राइवेट नौकरी कहलाएगा। लेकिन भारत में जो है सरकार चलाता है, इसलिए सरकारी नौकरी कहा जाता है। और इसीलिए लोग विरोध करते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी का जो रुतबा ही एक अलग है। ठीक है, तो आप समझ गए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अधिकार निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे कि अमेरिका। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अधिकार जो है सरकार के पास होता है, यानी कि लोग के पास कुछ नहीं रहेगा, सब सरकार। तो रसिया में, चाइना में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों के पास होता है, जैसे कि हमारे प्यारे भारत में। इसलिए भारत माता की जय बोलिए, कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखिए। जय हिंद जय बिहार। मिलते हैं अगले वीडियो में।